बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइमलाइट इमरान सीरीज मुसन्निफ मजहर कलीम M.A। टैक्सी तेजी से शाखा की बंदरगाह की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। टैक्सी में ड्राइवर के अलावा सिर्फ इमरान मौजूद था। इसका मेकअप तब्दील हो चुका था। इसके चेहरे पर संजीदगी के तासुरात नुमाया थे, क्योंकि एक लिहाज से काफिरिस्तान की नीलो जजीरे वाली लेबॉर्ट्री तक पहुंचने के तमाम रास्ते बज़ाहिर बंद थे। इसलिए इमरान मुसलसल इस मामले पर सोचने में मसरूफ़ था। इसने अपने साथियों को बंदरगाह पर वाक़े एक बड़े होटल रेड रॉड के गिर्द अलहदा-अलहदा पहुंचने का कह तो दिया था, जबकि अब वो खुद भी होटल रेड रॉड की तरफ जा रहा था, जहां इसको शहर के एक वेटर से मिलने वाली इत्तला के मुताबिक एक बूढ़ा मल्लाह रहता था, जो इस नीलोर जजीरे में आता जाता रहा था। इस वक्त से जब यहाँ सिर्फ जंगल था, एयरफोर्स स्पॉट और लेबॉर्ट्री ना बनी हुई थी। इसे यकीन था कि इस बूढ़े मल्लाह को किसी न किसी ऐसे रास्ते का इल्म होगा जिसके ज़रिए वो लेबॉर्ट्री के अंदर महफूज अंदाज में दाखिल हो सकेंगे या महफूज तरीके से जजीरे तक पहुंच सकेंगे। इस बूढ़े मल्लाह का नाम केशु था और सब इसे पापा केशु कहते थे। पापा केशु स्मगलिंग में मुलविस रहा था, इसलिए वो खासा अमीर आदमी था, लेकिन इसका पूरा ख़ानदान इस स्मगलिंग के नतीजे में मुखालिफों ने गोलियों से मारकर ख़त्म कर दिया था। तब से पापा केशु ने स्मगलिंग का धंधा तर्क कर दिया था और अपनी मुस्तकिल रिहाइश होटल रेड रॉड में रख ली थी। अब वो भारी कीमत पर स्मगलिंग के बारे में मालूमात मुहैया करता था। थोड़ी देर बाद टैक्सी एक झटके से रुक गई तो इमरान चौंक पड़ा। सर, अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, टैक्सी ड्राइवर ने मुड़कर उकबी सीट पर बैठे हुए इमरान से मुखातिब होकर कहा। ओके, इमरान ने नीचे उतरते हुए कहा और फिर भारी मालियत का नोट ड्राइवर की तरफ बढ़ा दिया। बाकी तुम रख लो, इमरान ने कहा और ड्राइवर के चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए। लेकिन इमरान मुड़कर होटल के कंपाउंड गेट में दाखिल हो गया और फिर आगे बढ़ता चला गया। थोड़ी देर बाद वो काउंटर पर मौजूद था। यस सर, काउंटर पर मौजूद एक आदमी ने इमरान को देखकर कहा। पापा केशु से मिलना है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या आपके यहाँ से वक्त तय है? काउंटर मैन ने पूछा। पापा केशु से वक्त तय होने में कौन सा वक्त लगता है? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो काउंटर मैन ने भी मुस्कुराते हुए फ़ोन की तरफ हाथ बढ़ा दिया। आपका नाम? काउंटर मैन ने रिसीवर उठाते हुए पूछा। माइकल, इमरान ने जवाब दिया। तो काउंटर मैन ने असबात में सर हिलाते हुए यके बाद दीगरे कई बटन प्रेस कर दिए। काउंटर पर एक यूरोपीय नजाद साहब मौजूद हैं, इनका नाम माइकल है और वो आपसे मुलाकात चाहते हैं, काउंटर मैन ने कहा और फिर दूसरी तरफ से बात सुनकर इसने रिसीवर रख दिया। उन्होंने इजाज़त दे दी है, लेकिन आप इनके लिए इनकी पसंदीदा शराब की एक बोतल साथ ले जाएंगे। कमरा नंबर 303, काउंटर मैन ने रिसीवर रखते हुए कहा। बोतल भिजवा देना, इमरान ने एक बड़ा नोट जेब से निकालकर काउंटर पर रखते हुए कहा। ठीक है, बकाया भी साथ ही भिजवा दूंगा, काउंटर मैन ने नोट पकड़ते हुए कहा। ओह नहीं, बाकी तुम्हारे हैं, इमरान ने जवाब दिया। तो काउंटर मैन के चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए। ठीक है सर, काउंटर मैन ने कहा, जबकि इमरान सर हिलाता हुआ साइड पर मौजूद लिफ्ट की तरफ बढ़ता चला गया। चंद लम्हों बाद वो तीसरी मंजिल के कमरा नंबर 3 के सामने मौजूद था। इसे मालूम था कि होटल की दुनिया में 100 का नंबर मंजिल के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए 303 का मतलब था तीसरी मंजिल का 3 नंबर कमरा। कमरे का दरवाज़ा बंद था। इमरान ने कॉल बेल का बटन प्रेस कर दिया। कौन है? हल्की सी कटक के साथ ही एक बूढ़ी लरसती हुई आवाज़ सुनाई दी। माइकल, इमरान ने जवाब दिया। ओके, दूसरी तरफ से कहा गया और फिर खटक की आवाज़ के साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया और चंद लम्हों के बाद दरवाज़ा खुला और एक बूढ़ा सा आदमी सामने मौजूद था। इसका सर इस तरह हिल रहा था जैसे क्लॉक का पेंडुलम दाएं बाएं मुसलसल हिलता रहता है। आओ, पापा केशु ने एक तरफ हटते हुए कहा। तो इमरान अंदर दाखिल हो गया तो पापा केशु ने दरवाज़ा बंद कर दिया। कौन हो तुम और क्यों उस बूढ़े से मिलने आए हो? पापा केशु ने एक कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा। मेरा नाम माइकल है और मेरा ताल्लुक ग्रेटलैंड की एक यूनिवर्सिटी से है। यूनिवर्सिटी के तहत हम दुनिया के चंद मारूफ जजीरों के कदीम अदवार के सिलसिले में काम कर रहे हैं, इमरान ने कहा और फिर जेब से इसने नोटों की गड्डी निकालकर सामने रख ली। हमें मालूम हुआ है कि नीलोर जजीरे के कदीम दौर में तुम वहाँ रहे हो और फिर आते जाते भी रहे हो। अगर इस सिलसिले में तुम मालूमात मुहैया करो तो ये गड्डी तुम्हारी हो सकती है। शराब की बोतल भी आ रही है,
इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो इसी लम्हे एक बार फिर कॉल बेल बज उठी तो पापा केशु ने उठकर दरवाज़ा खोल दिया। बाहर मौजूद आदमी से इसने बोतल ले ली और फिर दरवाज़ा बंद करके वापस आकर कुर्सी पर बैठ गया। गो इसका सर मुसलसल हरकत में था, लेकिन वैसे इसकी सेहत इसकी उम्र के लिहाज से काफ़ी बेहतर थी। शराब का शुक्रिया, मैं गरीब आदमी नहीं हूँ कि तुम मुझे लालच दो। शराब की बोतल तो सिर्फ इस बात का इशारा है कि तुम मेरा वक्त तो ज़ाया करने नहीं आ रहे। जहाँ तक मालूमात का ताल्लुक है तो किस किस्म की मालूमात चाहते हो? पापा केशु ने बोतल खोलकर एक हाथ से अपना सर पकड़कर दूसरे हाथ में मौजूद बोतल मुंह से लगा ली। फिर एक लंबा घूंट लेकर इसने बोतल मेज पर रख ली। मैं वहाँ आने जाने वालों के बारे में, वहाँ रहने वालों के बारे में और वहाँ के रास्तों के बारे में मालूमात हासिल करना चाहता हूँ, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं तुमसे दोगुनी उम्र का हूँ, नौजवान, और मेरी पूरी ज़िंदगी यहाँ गुजरी है, इसलिए मुझसे कोई चक्कर चलाने की कोशिश ना करो। मेन बात बताओ जो तुम पूछना चाहते हो, पापा केशु ने कहा। मैं अपनी रिसर्च में ऐसे खास खुफिया रास्ते दिखाना चाहता हूँ जो अभी आम लोगों से छुपे हुए हों। इससे मुझे बहुत वाह मिलती है। तुम मुझे बताओ कि इस वक्त नीलोर जजीरे पर जाने के लिए कोई ऐसा खुफिया रास्ता है कि वहाँ पहुँच जाने के बावजूद किसी को इसका इल्म ना हो सके? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि वो समझ गया था कि पापा केशु बेहद समझदार और तजर्बाकार आदमी है। तुम वहाँ इस अंदाज में क्यों जाना चाहते हो? क्या तुम एयरफोर्स स्पॉट की वजह से इस अंदाज में जाना चाहते हो या वहाँ मौजूद लेबॉर्ट्री की वजह से? पापा केशु ने कहा। मुझे इन दोनों से कोई गर्ज नहीं है। मैं तो एक रिसर्चर हूँ। मैं तो अपनी किताब में वो रास्ते बताना चाहता हूँ जिनका इल्म मौजूदा दौर के लोगों को भी नहीं है, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। ये गड्डी मुझे दे दो, पापा केशु ने मुस्कुराते हुए कहा। तो इमरान ने गड्डी उसकी तरफ बढ़ा दी। शुक्रिया, पापा केशु ने गड्डी उठाकर अपने कोट की जेब में रखते हुए कहा। अब सुनो नौजवान, अगर तुम्हारा कोई गलत मकसद भी हो तो मुझे सामने ना लाना। इसका तुम्हें हलफ देना होगा, क्योंकि इस उम्र में जलील होकर मरना नहीं चाहता, पापा केशु ने कहा। मेरा कोई गलत मकसद नहीं है। मैं हलफ देता हूँ कि तुम्हारा नाम किसी हालत में सामने नहीं आएगा, इमरान ने बाकायदा हाथ उठाकर हलफ देते हुए कहा। ओके, तो फिर सुनो, वहाँ ऐसे दो खुफिया रास्ते हैं कि जिन्हें हम इस्तेमाल करते रहे हैं। एक तो जजीरे के उकबी तरफ से पानी के अंदर, वहाँ से आगे, और फिर एक तवील सुरंग के जरिए जाता है। लेकिन मुझे कल ही मालूम हुआ है कि ये रास्ता काफिरिस्तान सीक्रेट सर्विस ने बंद कर दिया है, पापा केशु ने कहा। सीक्रेट सर्विस का वहाँ क्या ताल्लुक? और तुम्हें यहाँ बैठे बैठे किसने बताया है? इमरान ने चेहरे पर हैरत के तासुरात लाते हुए कहा। मैं बूढ़ा ज़रूर हूँ, लेकिन कोई गोशा नशीन राहिब नहीं हूँ। मेरे ताल्लुकात बेशुमार लोगों से हैं। कल ही एक आदमी मुझसे मिलने के लिए आया था। इसे अपना तारुफ कराया कि इसका ताल्लुक काफिरिस्तान सीक्रेट सर्विस से है और इसका नाम गणेश है। इसे बताया कि आजकल सीक्रेट सर्विस नीलोर जजीरे पर मौजूद लेबॉर्ट्री को पाकिस्तानी एजेंटों से तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए काम कर रही है, और वहाँ सीक्रेट सर्विस का एक पूरा सेक्शन मौजूद है जिसका इंचार्ज विक्रम है, और इस विक्रम ने यह रास्ता बंद कराया है। वो मुझसे कहने आया था कि अगर कोई मशकूक एशियाई मुझसे नीलोर जजीरे के बारे में पूछने के लिए आए तो इसे इत्तला दूँ, लेकिन मैं इसे धंधों में नहीं पड़ा करता, पापा केशु ने शराब पीने के साथ साथ तफसील बताते हुए कहा। ठीक है, अब ये बताओ कि ये दूसरा रास्ता कौन सा है? इमरान ने कहा। वो रास्ता ज़रूर है, लेकिन उस दौर में भी ये इंतहाई ख़तरनाक था और अब भी यकीनन इंतहाई ख़तरनाक होगा। उसे क्रॉस करना बेहद मुश्किल है, पापा केशु ने कहा। तुम बताओ तो सही, मैंने क्रॉस नहीं करना, सिर्फ किताब में लिखना है, इमरान ने कहा। नीलोर जजीरे के मगरिब की तरफ जजीरे का साहिल बेहद कटा फटा है। वहाँ एक गार है जो काफ़ी अंदर तक चली जाती है। ये पानी से बुलंद है, फिर आगे जाकर गहराई में चली जाती है, और आखिर में एक और तंग रास्ता है जो जजीरे के शुमाल मशरिकी में जाकर जजीरे के ऊपर जा निकलता है। लेकिन इस गार का दहाना एक बड़े पत्थर से बंद है। इस पत्थर की जड़ में पैर मारा जाए तो पत्थर हट जाता है और जजीरे की सतह खुल जाती है। ये जगह बिल्कुल वही है जहाँ जजीरे पर दरख्तों का एक छोटा सा झुंड है, जिसके करीब वहाँ की लोकल आबादी है, जो अब 2-2.5 हज़ार अफराद पर मुश्तमिल है, पापा केशु ने कहा। तो इमरान ने मज़ीद सवालात करके इस बारे में तफसीली मालूमात हासिल कर ली। अब एक बात बताओ कि जजीरे के उकबी तरफ तो 2-3 बहरी मील के फासले पर एक टापू है, लेकिन क्या मगरिब की तरफ भी कोई टापू है? इमरान ने कहा। तो पापा केशु बेख्तियार हंस पड़ा। मुझे मालूम है कि तुम क्यों ये सब कुछ पूछ रहे हो। तुम्हारा ताल्लुक एशियाई एजेंटों से है, जिसकी खातिर काफिरिस्तान सीक्रेट सर्विस वहाँ पहुँची हुई है। लेकिन मुझे सीक्रेट सर्विस से कोई दिलचस्पी नहीं है। वोल्टा मुझे धमकियाँ दे रही थी। पापा केशु को धमकियाँ? इसलिए तुम बेफिक्र रहो, तुमने चूंकि हलफ दिया है कि मेरा नाम सामने नहीं आएगा,
और मुझे मेरा तवील तजर्बा ये बताता है कि तुम जो कुछ कह रहे हो वैसे ही करोगे, इसलिए खुलकर बात करो। तुम चेकिंग से बचना चाहते हो या कोई और बात है? पापा केशु ने कहा। हमें किसी से छुपने की जरूरत नहीं, लेकिन हम ये रास्ता इस अंदाज में चेक करना चाहते हैं कि किसी को इल्म ना हो सके, जबकि वहाँ चारों तरफ बाकायदा वॉच टावर्स हैं। इसलिए वहाँ तक पहुँचने से पहले ही हमें चेक कर लिया जाएगा, इमरान ने कहा। वॉच टावर पर दूरबीनें नस्ब हैं। इनकी रेंज सिर्फ 1 बहरी मील है, जबकि मगरिब की तरफ जो टापू है वो 4 बहरी मील दूर है। इसी तरह उकबी तरफ जो टापू है वो 3 बहरी मील के फासले पर है। लेकिन 3 या 4 बहरी मील समुद्र के अंदर तैरना किसी इंसान के लिए नामुमकिन है जब तक कि वेल फैन इस्तेमाल ना किया जाए, पापा केशु ने कहा तो इमरान चौंक पड़ा। वेल फैन? क्या मतलब? इमरान ने हकीकी हैरत भरे लहजे में कहा, क्योंकि वो वाकई पापा केशु की बात का मतलब ना समझ सका था। वेल मछली जब गहरे समुद्र में तैरती है तो इसकी नाक से मुसलसल इस अंदाज में हवा निकलती है जैसे कोई पंखा घूम रहा हो। इसे पंखे की तरह हवा निकालने और लेने में इसका भारी जिस्म इंतहाई तेजी से आगे बढ़ता है। इस तरह का एक छोटा सा पंखा मिलता है जिसे यहाँ वेल फैन कहा जाता है। वो हाथ में पकड़ लें और इसे ऑन कर दें तो वो तेजी से चलता है और इंसान इसकी ताकत से आगे बढ़ता चला जाता है और वो थकता नहीं है, पापा केशु ने जवाब देते हुए कहा तो इमरान बेख्तियार मुस्कुरा दिया। वो समझ गया था कि किस साले को पापा केशु व्हील फैन कह रहा है। यहाँ मिलता है व्हील फैन? इमरान ने पूछा। हाँ, पापा केशु ने बताया, और फिर एक मार्केट का नाम भी बता दिया जहाँ से ये पंखा मिल सकता था। ओके, बेहद शुक्रिया, अब इजाज़त, इमरान ने उठते हुए कहा तो पापा केशु भी उठ खड़ा हुआ। इमरान ने इससे मुसाफा किया और वापस मुड़कर कमरे से बाहर आ गया। अब रास्ता भी सामने आ गया था और तरीका भी, इसलिए वो पूरी तरह मुतमईन था कि अब वो अपने साथियों समेत लेबॉर्ट्री तक पहुंच जाएगा। शागिल अपने ऑफिस में मौजूद था। इमरान का जो हुलिया उसे वेटर ने बताया था वो पूरे शाखा में मौजूद सीक्रेट सर्विस के फील्ड मेंबरान तक पहुंच चुका था और इसकी तलाश जारी थी, लेकिन अभी तक कोई रिपोर्ट शागिल को ना मिली थी, जबकि वो इस रिपोर्ट का शिद्दत से मुंतजिर था। इसके अलावा होटल जैकार्ड के इन कमरों की भी निगरानी की जा रही थी जिसमें अभी तक इमरान और उसके साथियों का सामान मौजूद था। इसी लम्हे फ़ोन की घंटी बज उठी तो शागिल ने तेज़ी से हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, शागिल ने अपने मखसूस अंदाज में कहा। बंदरगाह से रामदास की कॉल है चीफ, दूसरी तरफ से मौदबाना लहजे में कहा गया। कराओ बात, शागिल ने चौंक कर कहा। हेलो चीफ, मैं बंदरगाह से रामदास बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। बोलो, क्या रिपोर्ट है? शागिल ने बेचैन से लहजे में कहा। चीफ, इस हुलिये का आदमी बंदरगाह पर होटल रेड रॉड पहुंचा और फिर वहां रहने वाले एक बूढ़े मल्लाह से मिला और फिर चला गया, रामदास ने जवाब दिया। कहाँ चला गया और क्यों इस बूढ़े से मिला था? तफसील से बात करो, शागिल ने हलक के बल चीखते हुए कहा। चीफ, मैंने कोशिश की है कि इस बूढ़े से पूछूं, लेकिन वो कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है। मैंने बंदरगाह पर मौजूद बाकी साथियों को कह दिया है कि इस हुलिये वाले आदमी को बंदरगाह पर ही चेक करें और मुझे यकीन है कि हम जल्द ही इस तक पहुंच जाएंगे, रामदास ने जवाब देते हुए कहा। तुम इस बूढ़े को उठाकर यहाँ पर हेडक्वार्टर में ले आओ, मैं देखता हूँ कि वो कैसे नहीं बोलता, और इस आदमी को तलाश करो, शागिल ने तेज़ और तहकमाना लहजे में कहा। यस चीफ, हुक्म की तामील होगी, रामदास ने कहा तो शागिल ने क्रेडल दबाया और फिर टून आने पर इसे यके बाद दीगरे 2 बटन प्रेस कर दिए। यस चीफ, दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। रामदास एक बूढ़े को ला रहा है, इसे बड़े कमरे में कुर्सी पर बांधकर मुझे इत्तला दी जाए, शागिल ने कहा। यस चीफ, हुक्म की तामील होगी, दूसरी तरफ से कहा गया और शागिल ने रिसीवर रख दिया। ये अगर इमरान है तो फिर वो इस बूढ़े मल्ला से मिलने क्यों गया था? शागिल ने बड़बड़ाते हुए कहा और फिर एक ख्याल आते ही वो बेइख्तियार चौंक पड़ा। ओह ओह, तो इमरान किसी खुफिया रास्ते के चक्कर में है। अब ये बूढ़ा लाजमन बताएगा, मैं इसकी हड्डियां तोड़ दूंगा, शागिल ने ऊंची लेकिन गुस्सीली आवाज़ में बड़बड़ाते हुए कहा। और फिर तकरीबन पौन घंटे के बाद फ़ोन की घंटी बज उठी तो शागिल ने तेज़ी से रिसीवर उठा लिया। यस, शागिल ने अपने मखसूस अंदाज में कहा। ठाकुर बोल रहा हूँ चीफ, रामदास एक बूढ़े आदमी को बेहोशी के आलम में छोड़ गया था। मैंने आपके हुक्म के मुताबिक इसे बड़े कमरे में कुर्सी पर बिठाकर रस्सी से अच्छी तरह बांध दिया है। अब क्या हुक्म है? दूसरी तरफ से मौदबाना लहजे में कहा गया। कैलाश को भी भिजवा दो, मैं खुद आ रहा हूँ, शागिल ने कहा और रिसीवर रखकर वो उठा और बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। कुछ देर बाद वो एक हॉल कमरे में दाखिल हुआ तो वहाँ एक कुर्सी पर एक बूढ़ा आदमी बेहोशी के आलम में पड़ा हुआ था।
और इसके जिस्म को कुर्सी के साथ रस्सी से बांध दिया गया था। पहले से होश में लो, लेकिन ख्याल रखना ये बहुत बूढ़ा है, कुछ बताने से पहले मर ना जाए। शागिल ने सामने पड़ी हुई एक कुर्सी पर बैठते हुए कहा। यस चीफ, कैलाश ने कहा और तेजी से आगे बढ़कर इसने एक हाथ से बूढ़े का सर पकड़ा और दूसरे हाथ से इसके मुंह पर थप्पड़ मारा। पहले थप्पड़ के बाद फौरन इसने दूसरा थप्पड़ जड़ दिया और फिर तीसरे थप्पड़ पर बूढ़ा चीखता हुआ होश में आ गया तो कैलाश पीछे हटकर खड़ा हो गया। ये सब क्या है? मैं कहाँ हूँ? ओह ओह, जनाब शागिल चीफ साहब, आप? बूढ़े ने चीखते हुए लहजे में कहा। मुझे तुम जानते हो? शागिल के लहजे में हैरत थी। आपको कौन नहीं जानता जनाब, आप काफिरिस्तान के हीरो हैं, आप सीक्रेट सर्विस के चीफ हैं। लेकिन जनाब, मैं तो बूढ़ा आदमी हूँ, आपका परस्तार हूँ। फिर आपने मुझे यहाँ लाकर कुर्सी पर क्यों बांधा है जनाब? बूढ़े केशु ने रो देने वाले लहजे में कहा। तुमसे तुम्हारे होटल के कमरे में काफिरिस्तान के दुश्मन पाकिस्तानी एजेंट ने तवील मुलाकात की है। अगर तुम सब कुछ सच सच बता दो तो तुम्हें रिहा कर दिया जाएगा, वरना तुम्हारी एक एक हड्डी तोड़कर तुमसे सब कुछ जबरन उगलवा लिया जाएगा। शागिल ने ज्यादा सख्त लहजे में कहा। पाकिस्तानी एजेंट? नहीं जनाब, वो तो यूरोपीय नजाद था और ग्रेटलैंड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर और रिसर्च स्कॉलर था। वो जजीरों पर रिसर्च कर रहा था। वो नीलोर जजीरे के बारे में जानना चाहता था, खास तौर पर इस खुफिया रास्तों के बारे में, ताकि किताब लिख सके। इसे मुझे भारी रकम दी और वादा किया कि मेरा नाम भी वो किताब में लिखेगा। तो मैंने इसे दो रास्ते बताए, जिनमें से एक रास्ता आपकी सीक्रेट सर्विस बंद कर चुकी है, जिसके बारे में आपकी सीक्रेट सर्विस के एक आदमी ने मुझे बताया था, जबकि दूसरा रास्ता खुला हुआ है, वो मैंने उसे बता दिया है जनाब, बूढ़े केशु ने कहा। तो शागिल बे इख्तियार आगे की तरफ झुक गया। कौन सा रास्ता है? तफसील बताओ, शागिल ने बेचैन से लहजे में कहा। तो बूढ़े केशु ने रास्ते की तमाम तफसील बता दी। ओह वेरी बैड, तुमने ये क्या जुल्म किया? वो तो अचानक लेबोरेटरी के सर पर पहुंच जाएगा। वेरी बैड, तुम गद्दार हो बूढ़े बगले। कैलाश, शागिल ने बात करते करते चीख कर कहा। यस चीफ, पहलवानुमा कैलाश ने शागिल की तरफ मुड़कर मौदबाना लहजे में जवाब दिया। इस बूढ़े पागल ने काफिरिस्तान से गद्दारी की है, इसे गोली मार दो। शागिल ने चीख कर कहा और तेजी से मुड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। बूढ़ा केशु जोर जोर से रोने और चीखने लगा कि इसी लम्हे यके बाद दिगरे कई धमाके हुए और बूढ़े केशु की आवाज़ कराहों में बदलकर यकलख्त खामोश हो गई। लेकिन शागिल ने मुड़कर भी ना देखा और तेज तेज कदम उठाता हुआ अपने ऑफिस में पहुंच गया। इससे कुर्सी पर बैठते ही रिसीवर उठाया और फोन सेट के नीचे मौजूद बटन प्रेस कर दिया। यस चीफ, दूसरी तरफ से एक मौदबाना आवाज़ सुनाई दी। लेबोरेटरी में विक्रम से बात कराओ, फौरन, जल्दी, शागिल ने हलक के बल चीखते हुए कहा। यस चीफ, दूसरी तरफ से कहा गया। तो शागिल ने रिसीवर क्रेडल पर इस तरह पटक दिया जैसे सारा कसूर इस फोन ही का हो। वो बेचैन से अंदाज में इस तरह फोन को देख रहा था जैसे अभी उठाकर उसे कच्चा ही चबा जाएगा, लेकिन इसे फोन को हाथ नहीं लगाया। थोड़ी देर बाद फोन की घंटी बज उठी तो शागिल ने झपट कर रिसीवर उठा लिया। यस, शागिल ने इंतहाई बेचैन से लहजे में कहा। बॉस, विक्रम लाइन पर है, दूसरी तरफ से कहा गया। मुख्तसर बात किया करो, क्या कहानियां सुनाने बैठ जाते हो, नॉनसेंस। हेलो विक्रम, हेलो, शागिल ने चीखते हुए कहा। यस चीफ, विक्रम बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से विक्रम की आवाज़ सुनाई दी। लहजा मौदबाना था। वो इमरान और इसके साथी लेबोरेटरी तो नहीं पहुंचे? शागिल ने हलक की बल चीखते हुए कहा। नहीं चीफ, यहाँ तो कोई नहीं पहुंचा और ना ही पहुंच सकता है, विक्रम ने कहा। क्यों नहीं पहुंच सकता, नॉनसेंस? वो शैतान हर जगह पहुंच जाता है। इस बूढ़े अहमक पागल नॉनसेंस ने इसे जजीरे का खुफिया रास्ता बता दिया है। मैंने इसे गोली मरवा दी है, नॉनसेंस, मुल्क का गद्दार, नॉनसेंस, शागिल ने हलक के बल चीखते हुए कहा। वो खुफिया रास्ता तो मैंने पहले ही बंद करा दिया है चीफ, विक्रम ने ऐसे अंदाज में कहा जैसे इसे बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया हो। वो रास्ता नहीं, दूसरा रास्ता, नॉनसेंस। जब मैं कह रहा हूँ कि रास्ता है तो तुमने कैसे जुर्रत की कि मेरी बात की नफी की? नॉनसेंस, अहमक, वो मुझे भी मालूम है कि एक रास्ता तुमने बंद करा दिया है, लेकिन ये दूसरा रास्ता है और ये रास्ता खतरनाक जरूर है, लेकिन इमरान और इसके साथी शैतान हैं, वो इंसान हैं ही नहीं, इसलिए वो लाजमन इस मुश्किल रास्ते को क्रॉस करके तुम्हारे सरों पर पहुंच जाएंगे और हमारे तमाम इंतजाम धरे के धरे रह जाएंगे, शागिर ने हलक के बल चीखते हुए कहा। कौन सा रास्ता चीफ? आप मुझे बताएं, मैं अभी इस रास्ते को बंद करा देता हूँ, विक्रम ने सहमे हुए लहजे में कहा। तुम अहमक आदमी हो, नॉनसेंस, किससे तुम्हें सीक्रेट सर्विस में भर्ती किया है? अहमक आदमी, अगर तुम ये रास्ता बंद करा दोगे
तो वो शैतान को तीसरा रास्ता मालूम कर लेंगे। हमें इस रास्ते को इनके लिए मौत का रास्ता बनाना है। इनका ख्याल होगा कि हमें इस रास्ते का इल्म नहीं है, इसलिए वो अचानक हमारे सरों पर पहुंच जाएंगे। और नॉनसेंस, तुम कह रहे हो कि रास्ता बंद कर दूं? शागिल ने चीखते हुए कहा। अब मैं आप जैसा जहन तो नहीं रखता ना चीफ, विक्रम ने शायद जान छुड़ाने के लिए खुशामदाना लहजे में कहा। कोशिश भी करो तब भी नहीं बन सकते। सुनो, गौर से सुनो, मैं दूसरा रास्ता बता रहा हूँ। शागिल ने कहा और फिर इसने बूढ़े केशु से मालूम होने वाले दूसरे रास्ते की तफसील बता दी। यस चीफ, इस रास्ते का हमें वाकई इल्म ना था, विक्रम ने कहा। फौरन इस रास्ते को चेक कराओ और फिर जहाँ से ये लोग बाहर निकले इनका फौरी तौर पर खात्मा करने का मुकम्मल इंतजाम करो। मुकम्मल, नाकामी की कोई गुंजाइश नहीं है, शागिल ने कहा। यस चीफ, मैं भी तमाम इंतजाम करता हूँ और इस बार मैं इन्हें हलाक करने में यकीनन कामयाब हो जाऊंगा, विक्रम ने जवाब दिया। ये 6 अफराद हैं, 2 औरतें और 4 मर्द। इन सब का इकट्ठे खात्मा होना जरूरी है। इन्हें आखिरी लम्हे तक शक नहीं पड़ना चाहिए। सुन लिया तुमने? शाकिल ने चीखते हुए कहा। आप तशरीफ नहीं लेंगे? विक्रम ने पूछा। मैं वहाँ हूँ, मैं खुद चीफ ऑफ सीक्रेट सर्विस। क्या बाकी सर्विस खत्म हो चुकी है? क्या तुम समझते हो कि मैं अब इस कदर गिर गया हूँ कि चंद एजेंटों के मुकाबले पर चीफ मैदान में उतरेगा? क्या तुम सब मर गए हो? बोलो, शागिल ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। चीफ, आपकी मौजूदगी से हमें बेहद हौसला रहता है, विक्रम ने जवाब दिया। हौसला तुम्हारे अंदर मौजूद होना चाहिए। बहरहाल मैं तुम्हें 1 घंटे का वक्त देता हूँ। इस रास्ते को चेक कराओ और फिर वहाँ शैतानों के खात्मे के फुल प्रूफ इंतजाम करो और फिर मुझे फ़ोन पर तफसील बताओ, शागिल ने तेज़ लहजे में कहा। यस चीफ, हुक्म की तामील होगी, विक्रम ने कहा तो शागिल ने रिसीवर रख दिया। अब मैं देखूंगा कि ये शैतान कैसे हलाक नहीं होते, शागिल ने ऊंची आवाज़ में बड़बड़ाते हुए कहा। और फिर इंतहाई बेचैनी के आलम में वक्त गुजारने के बाद जब फ़ोन की घंटी बज उठी तो शागिल ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, शागिल ने अपने मखसूस अंदाज में कहा। बमन राय की कॉल है चीफ, दूसरी तरफ से कहा गया तो शागिल चौंक पड़ा। इसका ख्याल था कि विक्रम की कॉल होगी। यस, कराओ बात, शागिल ने तेज लहजे में कहा। चीफ, मैं बमन राय बोल रहा हूँ, बंदरगाह से। दूसरी तरफ से बमन राय की मुअद्दबाना आवाज़ सुनाई दी। क्या रिपोर्ट है? शागिल ने तेज लहजे में कहा। मैंने पाकिस्तानी एजेंटों को ट्रेस कर लिया है चीफ। ये 6 अफराद एक मोटर बोट में सवार होकर खुले समुद्र में गए हैं। मुझे जब पता चला तो वो रवाना हो रहे थे। उन्हें जाते हुए मैंने खुद देखा है। इनमें से इस हुलिये का आदमी मौजूद है जिसका हुलिया वेटर ने बताया था। अब अगर कोई गनशिप हेलीकॉप्टर मिल जाए तो इन्हें आसानी से मोटर बोट समेत ख़त्म किया जा सकता है, बमन राय ने कहा। ये लोग हेलीकॉप्टर के बस के नहीं हैं। ये उल्टा हेलीकॉप्टर को ही तबाह कर देंगे। लेकिन फिक्र मत करो, वो अब मारे जाएंगे, शागिल ने चीखते हुए कहा और रिसीवर एक झटके से क्रेडल पर रख दिया। तो फ़ोन की घंटी बज उठी तो शागिल ने एक बार फिर रिसीवर उठा लिया। यस, शागिल ने अपने मखसूस अंदाज में कहा। विक्रम लाइन पर है चीफ, दूसरी तरफ से मुअद्दबाना लहजे में कहा गया। कराओ बात, शागिल ने तेज लहजे में कहा। विक्रम बोल रहा हूँ, लेबॉर्ट्री से चीफ, दूसरी तरफ से विक्रम की मुअद्दबाना आवाज़ सुनाई दी। मुझे मालूम है कि तुम लेबॉर्ट्री में हो, मुख्तसर बात किया करो। क्या हुआ है ये बताओ, शागिल ने गुस्सीले लहजे में कहा। चीफ, मैंने इंतजामात कर लिए हैं, विक्रम ने कहा तो शागिल का चेहरा गुस्से की शिद्दत से बिगड़ गया। ये क्या रिपोर्ट है? क्या यही तरीका होता है चीफ को रिपोर्ट देने का? तफसील बताओ नॉनसेंस, शागिल ने हलक के बल चीखते हुए कहा। आपने मुख्तसर बात करने का हुक्म दिया था चीफ, विक्रम ने घबराए हुए लहजे में कहा। नॉनसेंस, अहमक, तुम्हें किसे सीक्रेट सर्विस में भर्ती किया है? नॉनसेंस, जल्दी तफसील बताओ, जल्दी, वरना मैं तुम्हें दफन करा दूंगा। नॉनसेंस, शागिल ने चीखते हुए कहा। मैंने पूरे रास्ते को चेक कर लिया है और ये रास्ता जहाँ ख़त्म होता है वहाँ लेबॉर्ट्री का सिक्योरिटी जोन है। हमने वहाँ पिकेटिंग कर ली है। 4 मशीन गनों से मुसल्लह अफराद वहाँ मौजूद मशीनरी के हुक्म में छुपा दिए गए हैं, जबकि मैं 7 वाले कमरे में मौजूद रहूँगा और स्क्रीन पर कमरे की पोजीशन देखता रहूँगा और ज़रूरत पड़ने पर खुद भी मशीन गन से उन्हें हलाक कर दूंगा, विक्रम ने तफसील बताते हुए कहा। खात्मा सबका करना है, ये सुन लो, शागिल ने कहा। यस चीफ, हुक्म की तामील होगी, विक्रम ने जवाब दिया। पूरी तरह अलर्ट रहो, बमन राय का भी अभी फ़ोन आया है कि इमरान और इसके साथी मोटर बोट के जरिए तुम्हारी तरफ आने के लिए रवाना हो चुके हैं, शागिल ने कहा। यस चीफ, हम इनके इस्तकबाल के लिए तैयार हैं, विक्रम ने बड़े बाएतमाद लहजे में कहा। ओके, जैसे इनका खात्मा हो मुझे फ़ौरन इत्तला देना, शागिल ने कहा। यस चीफ, विक्रम ने जवाब देते हुए कहा। विश यू गुड लक, शागिल ने कहा और फिर रिसीवर रख दिया।
अब इसके चेहरे पर इत्मीनान के तासुरात नुमाया थे। वैसे ये शागिल की पुरानी आदत थी कि वो खुद अपने आप को खतरे में नहीं डालता था, इसलिए वो खुद वहां नहीं गया था। लेकिन विक्रम ने जो कुछ बताया था, इससे इसको खासा इत्मीनान हो गया था। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।